हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके इन्फोट्यूबर। फ्रेंड्स, हम इंग्लिश लिटरेचर कर रहे थे और इंग्लिश लिटरेचर में हम एजेस कर रहे हैं, एजेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जो भी हमारा टाइम पीरियड है वो हम कर रहे हैं। तो लास्ट हमने किया था ऑगस्टन एज, जिसमें किंग ऑगस्टस जो इटली के साम्राज्य में, जो उनके राज्य में जो लिखा गया था, उनको कॉपी कर रहे थे लोग इसलिए उस एज को ऑगस्टन एज। उसके बाद में सेंसिबिलिटी, जिसमें अलेक्जेंडर पोप आए। और उसके बाद में आज हमारा स्टार्ट हो गया है रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड की शुरुआत मानी जाती है 1798 से 1832 तक, क्योंकि जैसे ही बहुत ही मतलब क्रांति चल रही थी फ्रांस में, और फ्रांसीसी क्रांति जैसे ही ख़त्म हुई तो लोगों को जो मतलब है वो खुली ज़िंदगी जीने का मौका मिल गया। और कॉमन पीपल है वो, उनका टाइम पीरियड आ गया। लोग एकजुट हो गए, साथ में रहना लोगों ने सीख लिया, कॉमन लैंग्वेज यूज़ की गई, नेचर के ऊपर जोर डाला गया। इमेजिनेशन का पीरियड इसको कह सकते हैं, रीजन का पीरियड इसको कह सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें इसके अंदर बहुत अच्छी हुई। छोटी छोटी इंडस्ट्री को ख़त्म करके बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है वो डेवलप हो गई। बहुत सी चीज़ें इसके अंदर आई। तो 1832 जब आया तो उसके साथ में रिफॉर्म एक्ट भी आया, फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट, और उसके साथ में इस एज को ख़त्म कर दिया गया। तो इस टाइम पीरियड में जो किंग थे वो जॉर्ज थर्ड चल रहे थे। और इस एज को क्या बोलते हैं हम, रिवाइवल का, जो रोमांटिसिज्म ऑफ रिवाइवल है वो भी हम इसको मान सकते हैं। क्योंकि एलिजाबेथन जो टाइम पीरियड चल रहा था वो गोल्डन एज माना जाता है लिटरेचर के अंदर, और उसी को थोड़ा थोड़ा कॉपी भी इस टाइम के पीरियड के अंदर किया गया, थोड़ा थोड़ा उसको पुनर्जीवित किया गया। और कॉमन पीपल का टाइम आया और कॉमन लैंग्वेज को पसंद किया गया। स्मॉल इंडस्ट्री है वो ख़त्म हो गई और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है वो विकसित हुई। फ्रांसीसी जो क्रांति आई तो उसके बाद में वो फ्रांसीसी क्रांति है वो ख़त्म होने के बाद में हर व्यक्ति है वो स्वतंत्र हो गया। 1801 के अंदर आयरलैंड है और इंग्लैंड है वो दोनों एकजुट हो गए। उसके बाद क्या हुआ, 1829 के अंदर कैथोलिक जो मुक्ति अधिनियम एक्ट है वो पारित हो गया था। और इस टाइम पीरियड में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारे पोइट्स माने जाते हैं, पोइट्स और उनके वर्क्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो रोमांस के ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने लिखना स्टार्ट किया इसके अंदर। रॉबर्ट बर्न्स हैं, उनके साथ में इस पीरियड की शुरुआत मानी जाती है वैसे तो, लेकिन उनके एक दो वर्क ही इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो क्योंकि उनकी 1796 के अंदर डेथ हो गई थी, थोड़ा सा टाइम पीरियड अगर पीछे लगा लिया जाए तो हम कह सकते हैं कि रोमांटिक एज की शुरुआत हुई थी। लेकिन मेनली अगर शुरुआत मानी जाए तो 1798 से 1832 ही मानी जाती है। तो मेन वर्क्स में सबसे पहले आते हैं विलियम ब्लैक, जैसे उन्होंने पिछले ही हमारी एज ऑफ इनलाइटनमेंट के अंदर ही स्टार्ट कर दिया था अपने वर्क्स लिखना। सॉन्ग ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया था। चिमनी स्वीपर उन्होंने लिखा था, और जैसे द टाइगर जैसे वर्क उन्होंने लिखे थे। उसके बाद आते हैं हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ, मेनली जो है जिन्होंने इस पीरियड को शुरुआत की थी। तो लिरिकल बैलेट इन्होंने सबसे पहले तो क्या किया, जो हमारी जो फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी, जब ये फ्रांस में गए तो उन्होंने कुछ सी चीज़ें, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें देखी तो इन्होंने समर्थन करना शुरू कर दिया। उसके बाद जैसे जैसे देखा तो उसमें जैसे काफ़ी मारकाट और वो सब चीज़ें इन्होंने देखी तो इनका मन बदल गया और उन्होंने सपोर्ट करना बंद कर दिया। फिर उन्होंने आके लिरिकल बैलेट्स लिखा, और इनकी जो मुलाकात है वो एस टी कॉलरिज से हुई 1795 के अंदर, और इन दोनों ने मिलकर के एक लिरिकल बैलेट्स लिखा, और वो आया 1798 के अंदर लिरिकल बैलेट्स, और 1798 के अंदर आया इसका फर्स्ट एडिशन, और इसी के साथ में इस एज की शुरुआत मानी जाती है। तो इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट अपनी और भी अदर भी वर्क लिखे, द प्रील्यूड हो गया, द लूसी पोइम्स हो गई, डेफोडिल्स हो गई, टिंटन एबे, सोलिटरी रीपर, ऐसे बहुत सारे वर्क्स इन्होंने लिखे। सबका मैं जिक्र यहाँ नहीं करूँगी क्योंकि हम वन बाई वन बाद में भी लिटरेचर के अंदर इसको पढ़ेंगे जब हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ को हम पढ़ेंगे। तो एस टी कॉलरिज है, उन्होंने भी अपना थोड़ा सा योगदान इसके अंदर दिया। इन्होंने अपनी 4 जो पॉइंट्स हैं वो इसके अंदर दी, क्योंकि मेनली इसके अंदर 23 पोइम आती है, 23 में से 19 है वो वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और 4 पोइम है वो एस टी कॉलेज ने लिखी थी। लेकिन शुरुआत है वो राइम ऑफ एंशंट मैरिनर, जो एस टी कॉलेज की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है, उससे स्टार्ट की थी, और लास्ट है वो टिंटन एबे विलियम वर्ड्सवर्थ की मानी जाती है। तो एस टी कॉलेज ने बायोग्राफी लिटरेरिया, एक प्रोज वर्क आता है इनका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1817 के अंदर लिखा। राइम ऑफ एंशंट मैरिनर है वो 1798, लिरिकल बैलेट्स की शुरुआत के साथ ही किया। उसके बाद आते हैं लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन भी बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि इसमें हमारे 2 टाइप की जनरेशन थी। एक फर्स्ट जनरेशन के पोइट माने जाते हैं, 2 जनरेशन के अंदर ये बटी हुई थी हमारी रोमांटिक एज, एक फर्स्ट और एक सेकंड। तो फर्स्ट में कौन थे, जो ओल्ड लोग थे, मतलब जो यंग एल्डर लोग थे, और जो यंगर जो लोग जो मतलब पोइट्री लिखते थे, तो उनको हम सेकेंड जनरेशन के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो ओल्डर वालों में कौन कौन आते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, और विलियम ब्लैक हो गए,
उसके बाद एस टी कोलरिज हो गए, रॉबर्ट साउथी हो गए जो पोएट लॉरेट भी रहे हैं विलियम वर्डवर्थ से पहले। और उसके बाद में जैसे हमारा उसके बाद आती है यंगर जनरेशन, इसमें लॉर्ड बायरन हो गए, जॉन कीट्स हो गए, पीबी शैली, मैरी शैली, विलियम हेजलिट या हमारे ली हंट, ये सब आते हैं हमारी सेकंड जनरेशन के अंदर। तो लॉर्ड बायरन है वो सेकंड जनरेशन के पोएट माने जाते हैं। डॉन जुआन इनका वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है जो 1824 के अंदर आया। अ विजन ऑफ जजमेंट इनका वर्क जो रॉबर्ट साउदी के एक वर्क के एंटी में इन्होंने लिखा था। चाइल्ड हेराल्ड्स पिलग्रिमेज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट इनका माना जाता है। उसके बाद आते हैं हमारे पीबी शैली और जॉन कीट्स। जॉन कीट्स हैं उनके ओड बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन कीट्स हैं वो बहुत ही छोटी ज़िंदगी जी करके गए थे और 25 साल की एज में उनकी डेथ हो गई थी। 1818 के अंदर उन्होंने एक इम्पोर्टेंट वर्क लिखा था इंडेमियन, और उसके बाद में हाइपीरियन वर्क लिखा है उन्होंने, लामिया लिखा, और काफ़ी सारे ओड से उन्होंने लिखे। 1818 के अंदर 6-7 ओड उन्होंने लिखे, जैसे ओड ऑन ए ग्रीशियन अर्न हो गया, ओड टू ऑटम हो गया, ओड ऑन मेलंकली हो गया, और भी इनके बहुत सारे ओड आते हैं, ओड टू साइकी हो गया जैसे। तो ये इंपॉर्टेंट इन्होंने वर्क लिखे थे। और इनकी फिर 1821 के अंदर ट्यूबरकुलोसिस से डेथ हो गई थी, क्योंकि इनकी मदर और इनके जो बड़े ब्रदर थे उनकी भी, क्योंकि इनकी फैमिली बीमारी थी तो उनकी भी डेथ इसी वजह से हुई थी। तो इनको भी वही बीमारी थी और उनकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो उनकी डेथ के ऊपर फिर पीबी शैली ने लिखा था। पीबी शैली भी इनके साथ के ही हैं, उनकी डेथ उनके 1-2 साल बाद ही हुई थी। तो पीबी शैली ने भी रेवोल्यूशनरी पोइट माने जाते हैं, बहुत ही क्रांतिकारी थे ये। इनको एक बार कॉलेज से भी एग्जाइल कर दिया गया था, इन्होंने एक धर्म के खिलाफ कोई पैम्फलेट वगैरह छाप दिया था, तो उसकी वजह से इनको बाहर निकाल दिया गया था कॉलेज से, और इनको मैड शैली के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिजी लिखी थी किसकी डेथ पे, कीट्स की डेथ के ऊपर, उसको बोलते हैं एडोनियस। वो 1821 के अंदर लिखी। डिफेंस ऑफ पोइट्री इन्होंने अपना एक वर्क लिखा 1820 के अंदर, जो 1840 के अंदर पब्लिश हुआ था। और उसके बाद इनकी जो वाइफ थी मैरी शैली, जो वुल्टन क्राफ्ट की बेटी थी, वो भी एक इंग्लिश राइटर, इंग्लिश पोइटेस मानी जाती हैं। उनकी बेटी के साथ इन्होंने शादी की थी, मैरी शैली, और वो भी इसी एज की मानी जाती है। और उनका एक वर्क आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, फ्रैंकनस्टीन। वो वर्क बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है लिटरेचर के अंदर, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट एक ही वर्क उनका माना जाता है। तो वो भी इसी एज की, रोमांटिक एज की मानी जाती है। उसके बाद आते हैं हमारे चार्ल्स लैम्ब, जिनको प्रिंस ऑफ एसे भी कहा जाता है। प्रिंस ऑफ एसे है, एक तो प्रिंस ऑफ ऐसे है, एक इंग्लिश ऐसे है। फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे की बात आए तो फ्रांसिस बेकन हो गए, फादर ऑफ ऐसे की बात आए तो मोंटेग्ने हो गए। अगर प्रिंस ऑफ ऐसे की बात आती है तो चार्ल्स लैम्ब आते हैं हमारे। ऐसे ऑफ इलिया के नाम से इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, 1823 के अंदर इन्होंने लिखा था, और ऐसे ऑफ इलिया के नाम से बहुत ही फेमस थे ये। उसके बाद आते हैं विलियम हेजलिट, बहुत ही अच्छे क्रिटिक माने जाते हैं। इनके कुछ एक वर्क मिलेंगे इसके अंदर, वो मैंने यहाँ बताने की कोशिश नहीं की। उसके बाद में ली हंट आते हैं, उनके भी कुछ एक वर्क हैं, और वो भी इसी एज के माने जाते हैं जो हमारी सेकंड जनरेशन पीरियड के टाइम में आते हैं। उसके बाद आती है हमारी लास्ट में जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन है वो एंटी रोमांटिक नॉवलिस्ट मानी जाती है इसी एज की। उन्होंने कुछ वर्क लिखे थे, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइज एंड प्रेजुडिस, एम्मा, मैंसफील्ड पार्क, परसुएशन, ये कुछ वर्क उनके इंपॉर्टेंट वर्क माने जाते हैं। 6-7 वर्क इन्होंने लिखे थे। और उसके बाद हमारा धीरे धीरे है वो ये एज है वो ख़त्म हो जाती है, और इस एज को लिरिकल जो पोइट्री है उसका भी गोल्डन एज माना जाता है। जैसे एलिजाबेथन को माना जाता है ना सोनेट के टाइम पीरियड का, उसी तरीके से इस एज को लिरिकल पोइट्री का है वो गोल्डन एज माना जाता है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें एलिजाबेथन पीरियड की भी इस एज के अंदर कॉपी की गई थी। तो आज हमने पढ़ा है लिरिकल बैलेड्स के बारे में, रोमांटिक एज की शुरुआत कैसे हुई, इसका खात्मा कैसे हुआ, क्या क्या चीज़ हमें इस एज के अंदर देखने को मिली, वो सब चीज़ें हमने इसके अंदर पढ़ी। क्योंकि 1832 के अंदर जो पहला रिफॉर्म एक्ट आया था उसके साथ इसका खात्मा हो गया। रिवाइवल ऑफ रोमांटिसिज्म इसको हम कह सकते हैं। एलिजाबेथन की थोड़ी बहुत कॉपी की गई, कॉमन पीपल का टाइम पीरियड आया, कॉमन लैंग्वेज यूज की गई, स्मॉल इंडस्ट्री खत्म हुई, बड़ी इंडस्ट्री विकसित हुई, फ्रांसीसी रेवोल्यूशन है वो क्रांति है वो ख़त्म हो गई। उसके बाद हर व्यक्ति है वो फ्री हो गया एकदम से। 1801 के अंदर आयरलैंड और इंग्लैंड है वो एकजुट हो गए, और कैथोलिक जो मुक्ति अधिनियम है वो भी इसके अंदर 1829 के अंदर ख़त्म हो गया था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइट्स और जो मतलब नॉवलिस्ट वगैरह है वो इसके अंदर उभर के आए, तो उनके बारे में आगे हम डिटेल से धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। तो आज का हमारा ये था रोमांटिक पीरियड 1798 से 1832 तक। तो एक तो आपको टाइम पीरियड इसका बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है, और उसके बाद में जो जो इंपॉर्टेंट मैंने वर्क बताए हैं या क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हुई थी, तो वो एक रिफॉर्म एक्ट आपको ध्यान रखना है 1832। उसके बाद में जैसे ही किंग जॉर्ज III का शासन खत्म होने वाला होगा 1832 के अंदर,
तो जो महारानी है वो विक्टोरिया है वो आ जाएगी, और उसके बाद में शुरुआत हो जाएगी विक्टोरियन पीरियड की लिटरेचर के अंदर, क्योंकि महारानी विक्टोरिया के अंडर में रह करके लिटरेचर लिखा जाने लगा था। तो महारानी विक्टोरिया के नाम पे विक्टोरियन एज इस एज का नाम पड़ जाएगा। तो वो हम आगे पढ़ेंगे, वो 1901 तक चलेगा। उसके बाद में मॉडर्न पीरियड आएगा, उसके बाद में पोस्ट मॉडर्न पीरियड, और जो अब तक चला आ रहा है वो सब हम पढ़ेंगे। 2 या 3 एजेज और हमारी रह गई है, वो जल्दी जल्दी ख़त्म करके हम उसके बाद में 1 बाय 1 जो भी इंपॉर्टेंट हमारे राइटर, पोइट्स, ऑथर, नॉवलिस्ट जो भी हमारे बनते हैं वो हम धीरे धीरे करके 1 बाय 1 सबको पढ़ेंगे। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और बेल आइकन को दबा लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है, बीच में कुछ भी आपको स्किप नहीं करना। अगर आप एक एज भी स्किप कर दोगे तो आपको दूसरी एज बिल्कुल नहीं समझ आएगी, इसलिए इन सबको एक साथ लिंक करके आपको देखना है। अगर आप यही एज देख रहे हैं और इससे पहले वाली नहीं देखी, तो पहले आपको वो वाली सारी देखनी पड़ेंगी, उसके बाद ये आपको समझ आएगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एज को मैं लेकर के आऊँगी। कुछ भी आपको नहीं समझ आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दिया करो। टेक केयर, बाय बाय।